हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे तरंगाग्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? जैसे कि आप लोगों को मालूम चल रहा है कि ये जो हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सभी टॉपिक्स वेव ऑप्टिक्स का पढ़ रहे हैं। मीन्स हम लोग का जो ऑप्टिक्स था, रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। ये वेव ऑप्टिक्स का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखें कि किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स की बात किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स का जो सेकेंड पार्ट है, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा तरंगाग्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंगाग्र क्या है। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण सभी कण कंपन की समान कला में हो। सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तरंगाग्र को समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरह से कोई शांत जल है और उस शांत जल में यदि आप कोई पेबल्स यानी कि पत्थर का टुकड़ा को जब फेंकते हैं तो वहां से तरंगे निकलना स्टार्ट करती हैं। जब कोई शांत जल तालाब में यदि कोई छोटा सा अगर आप पत्थर का टुकड़ा डालते हैं उस पानी में, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे पानी में से तरंगे निकलती हैं। वो तो हमें दिखाई देती हैं कि जहां पर टुकड़ा गिरता है पानी में, वहां से तरंगे उत्पन्न होकर के वो किनारे तक होती चली जाती है। और जो तरंगे उत्पन्न होती है उनकी कला जो होती है समान होती है, यानी कि समान कला उत्पन्न होकर के संचित होकर के एक कोने से दूसरे कोने पर चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप प्रकाश देख रहे हैं, इस प्रकाश में भी एक समान रूप से जो तरंगे संचित होती है, इस तरंगे को ही हम लोग वेव फ्रंट तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश वहां से चलती है, संचरित करती है, तो वहां से तरंग के रूप में प्रकाश निकलता है और तरंग समान कला में होते हुए संचरित होती है। तो ऐसे तरंगे को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। इसे फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं
कि अगर ये कोई सोर्स है, कोई सोर्स एस है और यहां से तरंगे निकलती है तो ये समान कला में होते हुए आगे की ओर संचरित करती है। तो ऐसे तरंगे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो प्रकाश का सोर्स है ये चारों तरफ एक समान रूप से फैलते हुए वो आगे बढ़ती हुए चली जाती है, तरंग के रूप में संचित होती है। तो ऐसे तरंग को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहें तो हम इसको 3 प्रकार से खींच सकते हैं। तरंगाग्र कितने तरीके से बता सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है, तो कहेंगे स्रोत पर डिपेंड होता है। तो तरंग उत्पादक स्रोत के, तरंग उत्पादक स्रोत के आधार पर, तरंग उत्पादक स्रोत के आधार पर तरंगाग्र निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। तरंगाग्र निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र जिसे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। ये तरंगाग्र किस पे निर्भर करता है, तो स्रोत पर निर्भर करता है। स्रोत के आधार पर तरंगाग्र को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। स्रोत के आधार पर तरंगाग्र को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। यदि विक्षोभ का स्रोत, यदि विक्षोभ का स्रोत, यदि विक्षोभ का स्रोत कोई बिंदु स्रोत, कोई बिंदु स्रोत, कोई बिंदु स्रोत ओ है तो बनने वाला तरंगाग्र, ओ है तो बनने वाला तरंगाग्र यदि कोई विक्षोभ का स्रोत बिंदु O है तो बनने वाला तरंगाग्र गोलीय होता है। बनने वाला तरंगाग्र क्या होता है, गोलीय होता है। याद रखिएगा, बनने वाला तरंगाग्र गोलीय होता है। किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से गोलीय होता है। किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से, किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से, किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होकर, बिंदु से तरंगे उत्सर्जित होकर किसी प्रकाश बिंदु से तरंगे उत्सर्जित होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। सभी दिशाओं में फैल जाती है। ध्यान से समझिएगा। अगर ये आप देख सकते हैं, ये स्रोत बिंदु है, ये O कोई अगर हमारा स्रोत है, प्रकाश यहां से निकलती है, तो ये चारों तरफ से
एक समान रूप से जब फैलती है, एक समान रूप से संचरित होती है, तो ऐसे प्रकाश के स्रोत को हम लोग गोलीय तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। गोलीय तरंगाग्र कब होता है? जब कोई स्रोत बिंदु O है और इस O बिंदु से जब प्रकाश तरंग का संचरित होती है, तो सभी दिशाओं में एक समान रूप से कला बना करके चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसे तरंगे को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। जिस तरह से पानी में हम लोग किसी छोटा सा पत्थर को डालते हैं तो वहां से गोल गोल तरंगे निकलने लगती है और एक समान रूप से तरंगे निकलती है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश अगर कहीं प्रकाश का स्रोत से जब प्रकाश की तरंगे निकलती है तो एक समान रूप से चारों रूप में चारों दिशाओं में फैलती है। तो ये समान कला में जब प्रकाश की तरंगे फैलती है तो ऐसे तरंगे को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तो इस तरह से जब स्रोत का बिंदु अगर O है तो इस तरह से जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वो तरंगाग्र गोलीय कहलाता है। इसे हम गोलीय तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट की भी बात करेंगे। चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो हम बात करते हैं गोलीय तरंगाग्र के सेकेंड पॉइंट जो होता है वो है, ये गोलीय तरंगाग्र हो गया। अब हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र की बात करेंगे। जो दूसरे टाइप का तरंगाग्र होता है वो कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कैसा बनता है, इसकी आकृति कैसी होती है, मीन्स बेलनाकार तरंगाग्र बनाने के लिए कि सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में कमेंट में कमेंट करिए कि बेलनाकार तरंगाग्र का सोर्स बिंदु कैसा होना चाहिए। जैसे हमारा गोलाकार तरंगाग्र है तो कोई बल्ब हो गया तो गोलाकार तरंगाग्र बन गया। ठीक उसी तरह से अगर बेलनाकार तरंगाग्र की बात करें तो उसका सोर्स बिंदु कैसा होना चाहिए। सेकेंड की बात करते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, जिसे हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। यदि विक्षोभ का स्रोत कोई, यदि विक्षोभ का स्रोत कोई स्लिट AB है, तो कोई स्लिट AB है तो तरंगाग्र बेलनाकार होता है। तो तरंगाग्र बेलनाकार होता है। तरंगाग्र कैसा होता है? बेलनाकार होता है, क्योंकि दिए गए रेखीय स्रोत से, दिए गए रेखीय स्रोत से समान दूरी के सभी बिंदु किसी काल्पनिक बेलन के पृष्ठ पर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई स्लिट इस तरह से AB है, ये AB,
ये AB स्लिट है और जब इस तरह से प्रकाश की किरणें चलती है तो ये तरंगे जो होती है समान रूप से चारों दिशाएं में फैल जाती है। ये तरंगे जो होती है समान रूप से चारों दिशाओं में फैल जाती है। ऐसे तरंग को हम लोग तरंगाग्र, मीन से तरंगाग्र जो बनता है, ऐसे तरंगाग्र को हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र कह देते हैं। ये जैसे ट्यूबलाइट आप लोग देखते हैं, ट्यूबलाइट जिसे हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ये AB सपोज दैट ट्यूबलाइट है और इसका जब प्रकाश चारों तरफ से फैलता है तो वो प्रकाश जो तरंग के रूप में एक समान रूप से चारों तरफ फैलती है, वो तरंगे बेलनाकार तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे, समतल तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? समतल तरंगाग्र, जिसे हम लोग प्लेन वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, किसी बिंदु स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर, किसी बिंदु स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र एक छोटा भाग समतल प्रतीत होता है। गोलीय तरंगाग्र एक छोटा भाग समतल प्रतीत होता है, एक समतल प्रतीत होता है तथा गोलीय तरंगाग्र के इस भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। अतः किसी बिंदु स्रोत से बहुत अधिक दूरी तय करने के पश्चात गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र प्रतीत होता है। समतल तरंगाग्र प्रतीत होता है। इसका फिगर आप यहां पे ध्यान से समझिएगा। ये समतल तरंगाग्र है। समतल तरंगाग्र जब प्रकाश की किरणें इस तरह से आती है तो ये समतल तरंगाग्र के रूप में प्रतीत होता है। ध्यान से समझिएगा, ये समतल तरंगाग्र है। समतल तरंगाग्र कैसे बनता है? जब कोई गोलीय स्रोत को हम दूर से देखते हैं तो गोलीय स्रोत तो नजदीक तक अगर हम देखते हैं तो वो गोलीय तरंगाग्र बनता है। लेकिन उसी गोलीय तरंगाग्र को यदि हम बहुत दूर से देखते हैं
तो वो गोलीय तरंगाग्र वो समतल के रूप में प्रतीत होता है, इसलिए उस तरंगाग्र को हम लोग समतल तरंगाग्र कह देते हैं। याद रखिएगा, समतल तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो जब किसी गोलीय तरंगाग्र को किसी दूर से हम देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो वो गोलीय तरंगाग्र समतल प्रतीत होता है, इसलिए उस गोलीय तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो तरंगाग्र होता है वो 3 प्रकार का हो गया। वो कौन कौन? गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र या समतल जो तरंगाग्र है, ये प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है कि स्रोत कैसा है। यदि गोल है तो गोलीय तरंगाग्र बन गया, यदि स्लिट के रूप में है, ट्यूबलाइट के रूप में है, इस तरह से है, तो उसका जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वो सिलिंड्रिकल बन जाता है, बेलनाकार। और जो समतल तरंगाग्र है, जब हम गोलीय तरंगाग्र को दूर से देखते हैं तो यही गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र के रूप में मीन्स प्रतीत होता है, जिसे हम लोग समतल तरंगाग्र कह देते हैं। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नए पॉइंट, नए टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे और हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत की बात करेंगे। किसके सिद्धांत की बात करेंगे? हाइगेंस के सिद्धांत की बात करेंगे। और हाइगेंस के सिद्धांत की बात करने से पहले आप लोग को एक नोट बताएंगे। इस नोट को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, इसलिए इस नोट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नोट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। तरंगाग्र जो उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल चर्चा किए थे। ये प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में कार्य करता है और तरंग ही ये तरंगाग्र के रूप में बन जाता है। तो नोट में आप लोग याद रखिएगा कि समान तरंगाग्र पर स्थित समान तरंगाग्र समान तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कलांतर शून्य होता है। कलांतर शून्य होता है, इसे आप याद रखिएगा। कलांतर का मतलब होता है समय में अंतर। कलांतर का मतलब क्या होता है? समय में अंतर। जब समान तरंगे एक साथ उत्पन्न होती है, एक साथ संचरित होती है, तो उनके बीच जो कलांतर होता है 2 बिंदुओं के बीच, वो शून्य होता है। अलग अलग आपका तरंगे हम लोग खींच करके प्रदर्शित किए थे, सिलिंड्रिकल में और प्लेन में और आपका स्फेरिकल में। तो 2 तरंगों के बीच में जो कलांतर होता है हमेशा शून्य होता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हाइगेंस का सिद्धांत तथा संरचना। हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत तथा संरचना। Huygens principle and Huygens principle and construction. हाइगेंस का सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के हाइगेंस के सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के
हाइगेंस के सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा प्रदर्शित करती है। ज्यामितीय रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इस सिद्धांत का प्रयोग किसी तरंगाग्र की इस सिद्धांत का प्रयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है या किया जा सकता है यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो। यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो। ध्यान से समझिएगा कि जो हाइगेंस का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है। हाइगेंस का सिद्धांत किसी भी तरंगाग्र की संरचना को प्रदर्शित करता है। हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा हम लोग करते क्या है, किसी तरंगाग्र की जो संरचना होती है उस संरचना के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी हमने तरंगाग्र की संरचना हमने बताया कि गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, समतल होता है। तो इस जो फिगर के द्वारा हम आपको समझाएं, ये फिगर के द्वारा हम जब समझाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो हाइगेंस के सिद्धांत हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, हाइगेंस का सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग की संचरण की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसकी वर्तमान स्थिति ज्ञात हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो तरंगाग्र कहाँ पर है, किस क्षण पर वो कहाँ पर कैसा बनता है। चलिए हम बात करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है। विक्षोभ केंद्र होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में अभिसारित होती है। अभिसारित होती है। स्रोत से समान दूरी पर सभी कण जो समान कला में कंपन करते हैं, सभी कण जो समान कला में कंपन करते हैं,
समान कला में कंपन करते हैं, एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसे करते हैं एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं तरंगाग्र। याद रखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत पर जब कोई प्रकाश का स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है, कहीं से अगर प्रकाश निकलता है तो जहां से निकलता है उसे हम लोग विक्षोभ केंद्र कहते हैं। तो प्रकाश का प्रत्येक स्रोत जो होता है विक्षोभ केंद्र होता है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं हमें ये जो लाइट है ये सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है, जो तरंग के रूप में संचरित होती है, और इनकी जो कला होती है समान कला के रूप में आगे संचरित होते हैं। अगर इस पे एक पृष्ठ का निर्माण कर दें तो यही पृष्ठ क्या बन जाता है, तरंगाग्र के रूप में। ये तरंगाग्र या तो गोलीय हो सकता है, या तो बेलनाकार हो सकता है, या तो समतल तरंगाग्र बन सकता है। जैसे कि हमने इसके पहले आपको पृष्ठ का निर्माण करके बताया कि ये गोलीय तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र है, और ये बेलनाकार तरंगाग्र है। तो प्रकाश का प्रत्येक बिंदु जो होता है विक्षोभ केंद्र होता है, और प्रत्येक बिंदु समान कला के रूप में आगे अभिसारित होते हैं, और ये प्रत्येक बिंदु जो होता है तरंगाग्र के रूप में प्रदर्शित होता है, यदि उसके चारों तरफ एक पृष्ठ का निर्माण कर दे तब। तो इस तरह से ये पहला हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हो गया। हम लोग 2-3 पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे, तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो लोग बीच में आए हैं वो आप लोग इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिए। बहुत सारे बीच में क्या होते हैं कि ज्वाइंट हो जा रहे हैं, और यदि आप शुरू से नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए शुरू से देखने के लिए, इसको समझने के लिए शुरू से आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आप ये अभी से देख रहे हैं तो जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो इसको दोबारा आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक बार में नहीं समझ पाते हैं, उनको दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए नया टॉपिक है, और नए टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें किताब तो पढ़ना ही चाहिए, और किताब नहीं है तो इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग टॉपिक वाइज इस वीडियो में समझा रहे हैं, लिख करके समझा रहे हैं, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और इस चीज को आप बढ़िया से समझ भी लें। तो सेकेंड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत की भांति, प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत की भांति, नए विक्षोभ स्रोत की भांति व्यवहार करता है, स्रोत की भांति व्यवहार करता है, स्रोत की भांति व्यवहार करता है, तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। ये तरंगिकाएं गोलीय होती है तथा गोलीय होती है
तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। ये तरंगिकाएं गोलीय होती है तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग से गति करती है। उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गति करती है। प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में गति करती है। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें जब निकलती है, प्रकाश की तरंगे जब निकलती है, तो उसका प्रत्येक बिंदु जो होता है विक्षोभ स्रोत होता है, विक्षोभ केंद्र होता है। और जब वो निकल करके आगे की ओर संचरित होती है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है, तो ये तरंगिकाएं जो होती है द्वितीयक तरंगिकाएं के रूप में आगे बढ़ती है। जब वहां से तरंगे प्रकाश से जब तरंगे निकलती है तो उसका प्रत्येक तरंगे वो विक्षोभ केंद्र की भांति व्यवहार करती है और प्रत्येक तरंगे जो होती है वो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे के रूप में संचित करते हुए जाती है, प्रकाश के वेग के बराबर गमन करती है। जितना प्रकाश का वेग होता है, जैसे आप जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक उसी तरह से प्रकाश की जो तरंगे होती है, जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है, वो द्वितीयक तरंगिकाएं भी प्रकाश के तरंग के द्वारा वो आगे बढ़ती जाती है। तो ये था आपका हाइगेंस का सिद्धांत का ये दूसरा नियम कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ का केंद्र की भांति व्यवहार करता है तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश के वेग की भांति व्यवहार कर वो आगे की ओर प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं का किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं का किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पर्श रेखाओं तरंगिकाओं की स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए केवल स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए केवल अग्र आवरण द्वारा ही तरंगाग्र की केवल अग्र आवरण द्वारा ही घेरे हुए केवल अग्र आवरण द्वारा ही तरंगाग्र की नए आवरण द्वारा ही तरंगाग्र की नए स्थिति प्रदान की जाती है, नए स्थिति प्रदान की जाती है। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की तरंगे संचरित करती है तो उसके जो आगे संचरण करते हुए जाती है तो सिर्फ अग्र भाग ही मान्य होता है, पक्ष भाग मान्य नहीं होता है, क्योंकि पक्ष भाग में ऊर्जा संचरण नहीं होता, वो खत्म होते हुए जाता है और प्रकाश जो होता है आगे के रूप में संचित होती जाती है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। पहले फोर्थ पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो किरणें होती है, किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है, किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है। किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है। जैसे ये प्रकाश का स्रोत बिंदु है, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का स्रोत बिंदु है,
इसको मान लेते हैं ये प्रकाश का स्रोत बिंदु, ये प्रकाश की किरणें निकल रही है चारों तरफ दिशाओं में। जब ये आगे के रूप में इस तरह से संचित करती है, ध्यान से समझिएगा, ये आगे के रूप में संचित करती है, ये ए और ये बी कर लेते हैं, ये ए डैश ये बी डैश कर लेते हैं, तो ये गोले के रूप में बन करके आगे के रूप में इस तरह से संचित करती है। ध्यान से समझिएगा, ये संचरित करती है और ये तरंग के रूप में आगे बढ़ते जाती है। ये हम तरंगाग्र बनाए हैं और जब ये आगे की ओर बढ़ती है तरंगे, तो एक तरह से ये लंबवत संचरित करती है। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये प्रकाश की तरंगे जो होती है इस तरह से संचरित लंबवत करती है, और जब लंबवत संचरित करती है तो ये ए इसको कर लेते हैं बी ए डैश और इसको बोल देते हैं बी डैश। तो ये जो होती है तरंगे इस तरह से आगे बढ़ती हुई जाती है, ये तरंगे ये लंबवत आगे हुए बढ़ते हुए जाती है, तो इसी को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग के जो होती है प्रकाश तरंग होती है, इस प्रकाश तरंग के वेग से गमन करती है। तो ये तरंगे जो होती है ये अग्रभाग होता है, ए बी आप देख रहे हैं, इसे हम लोग अग्रभाग बोल देते हैं। और ए डैश बी डैश जो देखते हैं ये पक्ष भाग होता है। ये अग्रभाग में ऊर्जाएं संचित होकर के आगे की ओर बढ़ती है और पक्ष भाग में ऊर्जाएं संचरित नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक स्पेशल परिसीमाएं इसकी बात करेंगे, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, यानी कि जो हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं, हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा जो भी तरंगाग्र होती है उस तरंगाग्र को हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस कह सकते हैं कि संरचना के माध्यम से, ज्यामितीय रूपरेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसकी परिसीमाएं की बात करेंगे। चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो हम लास्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो का, जिसको बोलते हैं परिसीमाएं। परिसीमाएं लिमिटेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये परिसीमाएं है क्या, यानी कि जो हाइगेंस के सिद्धांत हम लोग अभी पढ़े हैं, इस हाइगेंस के सिद्धांत की परिसीमाएं क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे। ये तो अग्रभाग और पक्षभाग समझ चुके होंगे कि अग्रभाग में ही ऊर्जा संचित हो सकती है, पक्ष भाग में ऊर्जा का संचरण नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यही परिसीमाएं के रूप में भी जानी जाती है। तो चलिए हम इसको लिख करके आपको समझा रहे हैं कि परिसीमाएं क्या होती है ये हाइगेंस का। तो परिसीमाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन, परिसीमाएं लिमिटेशन, परिसीमाएं जिसको बोलते हैं क्या, लिमिटेशन, प्रकाश के पक्ष संचरण की, प्रकाश के पक्ष संचरण की, पक्ष का मतलब होता है पीछे, पक्ष संचरण को प्रदर्शित करने वाले, पक्ष संचरण को प्रदर्शित करने वाले तरंगाग्र प्रकाश के पक्ष संचरण को प्रदर्शित करने वाले तरंगाग्र नहीं माना जाता, तरंगाग्र नहीं माना जाता। क्योंकि इसका रीजन बताएंगे, देना होगा, क्योंकि
हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार केवल, क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार केवल अगर आवरण ही मान्य है, केवल अगर आवरण ही मान्य है, जब तरंग अग्र दिशा में गति करती है, जब तरंग अग्र दिशा में गति करती है, अग्र दिशा में गति करती है, तब पक्ष दिशा में ऊर्जा प्रवाह नहीं होता है। तब पक्ष दिशा में ऊर्जा प्रवाह नहीं होता है। ये हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने बताया कि जो तरंगे संचरित करती है सिर्फ आगे के रूप में बढ़ती जाती है, तो सिर्फ आगे के भाग में ही ऊर्जा का संचरण होता है, पीछे के भाग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। मीन्स अग्र भाग को ही हम मान सकते हैं कि ऊर्जा संचरित करती है, पक्ष भाग नहीं मान सकती है। यही हाइगेंस के सिद्धांत का सीमाएं हैं। एक बार फिर से समझिएगा, प्रकाश के पक्ष भाग जो होता है, पक्ष संचरण को प्रदर्शित करने वाला तरंगाग्र नहीं माना जाता है। जो हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस ने कहा कि जो तरंगे होती है सिर्फ अग्र भाग ही संचरित करते हुए आगे जाती हैं, उसका पक्ष भाग संचरण नहीं करता है, इसलिए उसको मान्य हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार केवल अगर आवरण ही मान्य है। अगर आवरण का मतलब उसके आगे के भाग ही संचरित करते हुए आगे निकलती जाती है, क्योंकि उसके पीछे जो होता है पक्ष भाग, वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। तो यही प्रकाश मीन्स हाइगेंस के जो सिद्धांत है उसका ये लिमिटेशन है, जिसको हम लोग परिसीमाएं के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग जानेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़िएगा, वो हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं, और हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।